जय हिंद दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी माता वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और आज की हमारी इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सबको सारी जानकारी देने वाला हूँ। यात्रा का प्लान आपको कब और कैसे करना है, होटल और भवन पे रुकने की उत्तम व्यवस्था आपको कहाँ मिलेगी, अर्धकुमारी माता के दर्शन आपको कैसे करना है, घोड़े, पिट्ठू और पालकी आपको कहाँ से मिलते हैं और उनके रेट क्या होंगे, और फिर पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल बजट क्या होने वाला है। और भवन पे दर्शन करने से पहले आपको स्नान करने और विश्राम करने की सारी सुविधाएं आपको कैसे मिलेगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो जय माता दी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का खूबसूरत मंदिर विशालकाय त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है और यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली पिंडी के रूप में त्रेता युग से ही पवित्र गुफा में विराजमान है। यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में भी शामिल है और यहाँ पे हर साल लाखों भक्त माता के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं। सो यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा, यह कहना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर हर समय भक्तों की काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलती है। वैसे अगर आप जुलाई से सितंबर महीने में आते हैं तो यह मौसम मानसून का होता है, ज़्यादा भीड़-भाड़ तो नहीं, लेकिन इस मौसम में आने पर आपको बारिश और ह्यूमिडिटी देखने को मिलता है और कभी-कभी लैंडस्लाइड जैसे इस बार हिमकोटी वाला रास्ते पर हुआ था, वो भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप अक्टूबर या नवंबर या फिर फरवरी टू मार्च में आते हैं तो यहाँ पर जाने के लिए जो मौसम के हिसाब से अगर बोलूँ तो सबसे बेस्ट रहता है। और वहीं अगर दिसंबर और जनवरी की बात करूँ तो इस समय आपको काफ़ी ठंडी देखने को मिलती है। और यदि आप मई से जून में आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही गर्मी रहती है और काफ़ी क्राउड भी रहता है। सो दोस्तों, फाइनली आप देख सकते हैं मैं पहुँच गया हूँ कटरा रेलवे स्टेशन और ये है मेरे पीछे त्रिकुटा पर्वत, जिस पे माता रानी के दर्शन करने के लिए हमें चढ़ाई करनी है। और ये है 14 किलोमीटर चढ़ाई और ये है कटरा का रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हम टाइम पे पहुँच गए हैं और अब भी हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो जैसे ही पहुँचते हैं सबसे पहले हम जाएँगे प्लेटफ़ॉर्म पे और वहाँ से हम अपना आरएफआईडी कार्ड बनवाएँगे और उसके बाद थोड़ा-सा विश्राम करने के बाद हम दर्शन करने के लिए चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। सो भक्तों, नई दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं कटरा के लिए तो कटरा के लिए जो सबसे बेस्ट गाड़ी है वो है श्री शक्ति, और जो दूसरी गाड़ी है वो सबसे बेस्ट गाड़ी है वो है उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से 8:50 पे चलती है और कटरा बिल्कुल राइट टाइम पे छोड़ देती है। तो अगर आप राइट टाइम अराउंड 7 बजे के आसपास अगर कटरा पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप आराम से थोड़ा सा रूम लेके रेस्ट करें और उसके बाद माता रानी की चढ़ाई के लिए जाएं। तो ये आपके लिए बेस्ट गाड़ी होती है जो उत्तर संपर्क क्रांति है। अब हम बात करेंगे कि आपको कटरा कैसे पहुंचना है। तो वैसे तो आपको कटरा आने के लिए आपके शहर और ज़िले से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, लेकिन फिर भी कटरा के लिए अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। जम्मू से कटरा लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। और जम्मू रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको कटरा के लिए बस की सुविधा मिल जाती है और वहीं से आपको प्राइवेट टैक्सी भी करके आप कटरा आ सकते हैं, जो आपको 2 से ढाई घंटे में कटरा पहुंचा देती है। जम्मू से कटरा बस का फेयर आपको 100 से 150 रुपया पड़ता है और बस कटरा आपको फुहारे चौक वाले बस स्टैंड पे ड्रॉप करती है और उसी बस स्टैंड के बाहर वाले गेट पर आरएफआईडी काउंटर है, जहां से आप अपने लिए आरएफआईडी कार्ड भी बनवा सकते हैं। आरएफआईडी कार्ड बनवाने के बाद आप चाहें तो यहीं से आप अपने पैदल यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि पहले यहाँ पे रूम लेकर थोड़ा सा विश्राम किया जाए तो यहाँ पर आसपास में आपको बहुत सारे रूम धर्मशाला मिल जाते हैं, जो कि 400 से 500 में आपको 4 से 5 घंटे के लिए आपको रूम मिल जाते हैं और इस 4-5 घंटे में आप फ्रेश होकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अगर बस की जर्नी आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो जम्मू से आप कटरा बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन की टाइमिंग किसी अदर ट्रेन की टाइमिंग से मैच कर रहा है, उस समय कोई ट्रेन कटरा आ रही है तो जम्मू से आप कटरा बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। करने अगर आप आ रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है आरएफआईडी कार्ड, उसके बिना आप यात्रा में ऊपर नहीं जा सकते हैं। और आरएफआईडी कार्ड आप 2 जगह से बनवा सकते हैं। पहला जो होता है वो कटरा रेलवे स्टेशन, पहला आरएफआईडी कार्ड आप कटरा के रेलवे स्टेशन से बनवा सकते हैं और दूसरा है कटरा का जो बस स्टैंड है वहाँ से।
लेकिन जब कोई ट्रेन कटरा आती है तो उस समय काफ़ी क्राउड होता है, लाइन लंबी लग जाती है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए, लगभग आधे घंटे में आपका आरएफआईडी कार्ड बन जाता है। और सेम अगर आप कटरा के रेलवे स्टेशन से बनवाते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास वहाँ पे बहुत सारे काउंटर होते हैं, तो वहाँ पे भी आपका टिकट आसानी से आरएफआईडी कार्ड आराम से बन सकता है। तो मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर, वो दिखाता हूँ कि अगर आपको आरएफआईडी कार्ड बनवाना है तो कटरा के रेलवे स्टेशन पे आप आरएफआईडी कार्ड कहाँ से और कैसे बनवा सकते हैं। सो देख सकते हैं ये है कटरा का यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर, और यहाँ से आप अपने लिए आरएफआईडी कार्ड ले सकते हैं। और आपके ग्रुप में जितने लोग हैं सबको लाइन में लगकर यहाँ पे आरएफआईडी कार्ड लेना होता है। और अभी काउंटर बिल्कुल खाली है, लेकिन जैसे ही कोई ट्रेन आती है काउंटर बिल्कुल भर जाता है, 3 से 4 लंबी-लंबी लाइनें यहाँ पे लग जाती हैं। और जो काउंटर बस स्टैंड पे है, यात्री स्टेशन काउंटर, वहाँ पे यहाँ के कंपेयर में ज़्यादा काउंटर्स है, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं लगती है। कटरा का रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ-सुथरा है, यहाँ पे आप नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। और इसके अलावा विश्राम हॉल भी है, जहाँ पे आप जाकर थोड़ी देर रेस्ट करके यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे पेड शौचालय भी मिलता है, जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पे शॉपिंग के लिए खाने-पीने से लेकर सारी सुविधाएँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर मिल जाती है, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे अवेलेबल होता है। और ये है आरएफआईडी कार्ड बनाने के लिए लंबी-लंबी लाइनें। जैसे ही कोई ट्रेन आती है, यहाँ पे आरएफआईडी कार्ड बनाने के लिए लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपके पास सामान ज़्यादा है, यात्रा में लेना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे पेड काउंटर फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ पे आप जमा करके यात्रा में आसानी से जा सकते हैं। स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आपको खूबसूरत विशालकाय त्रिकुटा पर्वत दिखाई देता है, जहाँ पे माता का भवन है। और सामने देख सकते हैं अर्धकुँवारी माता का मंदिर, और पूरा रास्ता आपको दिखाई देता है, कैसे-कैसे चढ़ के आपको माता रानी के दर्शन करने के लिए जाना होता है। और ये है कटरा रेलवे स्टेशन का बाहरी नज़ारा, जो काफ़ी ही खूबसूरत है, अपने आप में एक बिल्कुल ही यूनिक है। और यहीं से आपको चारों तरफ का खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। और सामने देख सकते हैं अभी मानसून के मौसम में बादलों से ढका हुआ है, अदरवाइज़ पूरा आपको रास्ता यहाँ से दिखाई देता है। तो देख सकते हैं ये है त्रिकुटा पर्वत, जिस पे माता रानी विराजमान है, और इसी पर्वत पे हमें चढ़ाई चढ़ते हुए जाना है। और अभी मानसून का मौसम है, काफ़ी धुंध है और काफ़ी बादल लगे हुए हैं, तो रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अदरवाइज़ आपको यहाँ से साफ दिखाई देता है कि किस कैसे रास्ते हैं, किस कैसे-कैसे आपको चढ़ते जाना है। और स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आप ऑटो लेकर सीधा कटरा बस स्टैंड यानी कि फव्वारा चौक तक आ सकते हैं, या फिर सीधे ऑटो लेकर आप बाणगंगा तक भी जा सकते हैं, जहाँ से आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। या फिर अगर आप चाहते हैं आराम करना, रूम लेना, तो कटरा बस स्टैंड पर भी ऑटो लेकर सीधे आ सकते हैं, जो कि कटरा से फव्वारा चौक मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और ऑटो से आप 100 से 150 रुपए पे करके आप 10 से 15 मिनट में यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और रूम लेकर विश्राम करने के बाद आप पैदल यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये है बाणगंगा दर्शनी द्वार और चेक पॉइंट, जहाँ से आपकी एक्चुअल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और यहाँ तक आने के लिए आपको 2 किलोमीटर चल के कटरा बस स्टैंड से आना होता है। आप चाहें तो कटरा बस स्टैंड से बाय ऑटो भी यहाँ तक 100 से 150 रुपए पे करके आसानी से आ सकते हैं, या फिर मोस्टली लोग पैदल ही आते हैं। दर्शनी द्वार चेक पॉइंट पे चेक करने के बाद आपकी एक्चुअल ट्रैकिंग पैदल जो होती यात्रा स्टार्ट होती है। जैसे ही आप चेक पॉइंट करते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक रास्ता गया है, जो कि नया वाला ट्रैक है। इस ट्रैक से भी आप यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, और यहीं से आपको पालकी घोड़े या फिर खच्चर जो भी यहाँ से लेना हो, यहाँ से आप जो श्राइन बोर्ड की काउंटर है, वहाँ पे जाकर रेट कन्फर्म करके आप यहाँ से अपने लिए घोड़े, खच्चर और पालकी बुक कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए आपको घोड़े, खच्चर और पालकी या पिट्ठू आपको इसी पॉइंट से मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो अर्धकुँवारी से भी आप घोड़े, खच्चर या पालकी अपने लिए ले सकते हैं। कुछ दूर तक आप पैदल ट्रैकिंग करने के बाद आप अर्धकुँवारी से भी घोड़े, खच्चर या पालकी जो भी लेना हो आप ले सकते हैं, या कभी-कभी बहुत सारे घोड़े, खच्चर आपको रास्ते में भी आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट आता है बाणगंगा। बाणगंगा वो स्थान है जहाँ पर माता ने पाँव चलाकर गंगा को प्रकट किया था, और यहीं पे माता ने अपने बाल भी धोए थे, और गंगा प्रकट करके हनुमान जी की प्यास भी बुझाई थी। तभी से इस जगह को बाणगंगा के नाम से जानते हैं। लोग यहाँ पर पवित्र और पावन जल में स्नान करते हैं, और मुंडन भी यहाँ पे लोग करते हैं।
यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको एक पॉइंट आता है बाथिंग पॉइंट, और बाणगंगा पे प्रॉपर एक स्नान करने का पॉइंट बनाया गया है। बहुत से लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं होता है। आप इस पॉइंट पे आप जाकर जाते समय या वापसी में भी यहाँ पे पावन और पवित्र जल में स्नान करके अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। सो देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे स्नान करने के लिए ये पॉइंट बनाया गया है। बाणगंगा से आगे बढ़ने पर जो अगला पॉइंट आता है वो आता है चरण पादुका, और यहाँ पे माता के पैरों के निशान आपको देखने को मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माता के दर्शन करने से पहले यानी यात्रा आरंभ करने से पहले माता के चरण स्पर्श करके यात्रा का आरंभ करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और उसकी यात्रा सफल होती है। पुराने वाले रास्ते से अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको हर समय चहल-पहल देखने को मिलता है, और इस रास्ते पे हर प्रकार की खाने-पीने से लेके हर प्रकार की आपको शॉप भी मिल जाती है। और वहीं अगर आप नए वाले रास्ते पे ट्रैकिंग करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शॉप नहीं मिलती है, और ना ही आपको बारिश और धूप से बचने के लिए शेड मिलता है। और जगह-जगह आपको इस तरह की सीढ़ियाँ भी मिलती है, आप चाहे तो शॉर्टकट भी ले सकते हैं। सीढ़ियों से जितना कम हो सके आप उतनी ही यात्रा करें, वरना आप सीढ़ियों से चलने पर जल्दी थक सकते हैं। और यात्रा में आप जगह-जगह विश्राम करते हुए जय माता जी कहते हुए आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहिए, और लगभग 2 से 3 घंटे की जर्नी के बाद आप अर्धकुंवारी पहुँचते हैं, और उससे पहले एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक रास्ता सीधे हिमकोटी रास्ते से होते हुए भवन के लिए जाता है, और दूसरा रास्ता भवन के लिए जाता है। इस पॉइंट से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो जैसे ही आप लेफ्ट लेते हैं आपको बैटरी कार पॉइंट मिलता है, और इसी पॉइंट से अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग किया है तो इसी पॉइंट से आपको पिक एंड ड्रॉप मिलता है। और यहीं पे आप ऑफलाइन भी जाकर पता कर सकते हैं, अगर टोकन अवेलेबल होता है तो आपको बैटरी कार यहाँ से ऑफलाइन भी बुक करके आप ऊपर भवन के लिए जा सकते हैं। बैटरी कार की बुकिंग मोस्टली ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन बहुत ही कम चांस होते हैं मिलने का। और इसका फेयर अगर आप अर्धकुंवारी से भवन के लिए जाते हैं तो 2 प्रकार की टिकटें होती हैं, पहला 350 और दूसरा 450 रुपये का। और वहीं अगर वापसी में आते हैं तो पहला टिकट जो मिलता है 250 और दूसरा होता है 350 रुपये का। सो थोड़ी दूर आप आगे चलते हैं तो जो पहला पॉइंट आता है वो है अर्धकुंवारी माता मंदिर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा आपको फर्श मिलता है, और सामने देख सकते हैं भवन का रास्ता। इस रास्ते से होकर आपको जाना होता है हिमकोटी रास्ते, जो कि नया वाला रास्ता है। और यहाँ पे आपको रुकने के लिए कंबल, आपको डॉर्मेट्री वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और अर्धकुंवारी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको 2 नंबर काउंटर पे जाकर आपको टोकन लेना होता है, और देखना होता है कि आपका दर्शन करने का वेटिंग टाइम क्या होता है। नॉर्मली यहाँ पे दर्शन करने का जो वेटिंग टाइम होता है 20 से लगभग 25 घंटे का होता है। सो टोकन लेकर आप आगे यात्रा कर सकते हैं। और कुंवारी माता मंदिर के ठीक सामने ही गर्भजन पर्ची मिलती है 2 नंबर काउंटर से, और 3 नंबर से आपको कंबल भी मिलते हैं जो कि शाम को 8 बजे के बाद अलॉट होता है। और इस काउंटर से आप पर्ची ले सकते हैं। इस पर्ची के बेस पे आपको अर्धकुंवारी माता दर्शन करने के लिए अलाउ होता है, और इतना वेटिंग होता है कि आप चाहें तो पर्ची लेने के बाद ऊपर भवन के लिए जा सकते हैं, और वापसी में आकर आप दर्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करें यहाँ पे पहले पर्ची ले लें और थोड़ा-सा विश्राम करने के बाद आप आगे की यात्रा स्टार्ट कर लें। यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलते हैं। पहला हाथीमस्ता जो कि पुराना वाला रास्ता है, और यहाँ पे ट्रैकिंग काफ़ी खड़ी होती है। और दूसरा होता है बिल्कुल सामने देख सकते हैं भवन का रास्ता। यहाँ से होकर आप हिमकोटी वाले रास्ते से प्लेन वाले रास्ता जो कि नया रास्ता होता है, वहाँ से आप पैदल चलकर भवन के लिए जा सकते हैं। सेम टाइम पे अर्धकुंवारी माता मंदिर का दर्शन करना संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। सो कोशिश करें कि आप टोकन लेके आगे की यात्रा या आरंभ करें, और वापसी में यहाँ पर रुक कर या फिर ट्राई करें कि आपका नंबर कितनी देर में आने वाला है। आप यहाँ पे जाकर दर्शन कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने हर तरह की आपको जानकारी, आपको कैसे दर्शन करना है, सारी जानकारी मैंने आपको इस चैनल पे ऑलरेडी दे रखा है।
इसके अलावा अर्धकुंवारी माता के दर्शन आप स्पेशल एंट्री टिकट 300 पर पर्सन भी बुक करके आप आरती में सुबह और शाम को जो आरती होती है उसमें आप सम्मिलित होकर आरती के बाद अर्धकुंवारी माता के दर्शन भी आप आसानी से कर सकते हैं। गर्भ गुफा के दर्शन के लिए आपको टोकन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिल जाते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको अपनी यात्रा का प्लान उसी प्रकार करना है कि आप आरती के टाइम पे यहाँ पे पहुँचना होगा। और अब हम विश्राम करने के बाद चलते हैं भवन के रास्ते होते हुए हिमकोटी वाले नए वाले रास्ते से होकर हम भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। अर्धकुंवारी माता तक जो यात्रा है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़कर आपको आना होता है, लेकिन जैसे ही अर्धकुंवारी माता मंदिर के आगे हिमकोटी वाले रास्ते पे आते हैं, यह रास्ता काफ़ी साफ सुथरा और प्लेन है और इस रास्ते पे आपको घोड़े खच्चर भी नहीं मिलते हैं। इस रास्ते से होकर बैटरी कार भी भवन के लिए चलती हैं। अर्धकुंवारी माता से भवन का जो रास्ता है वो यात्रा तय करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अगर आप आराम से भी चढ़ाई करते हैं तो आप 2 से 3 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। फाइनली अब हम भवन पे पहुंच गए हैं और पहला पॉइंट आता है चेक पॉइंट और उसके बगल में ही बैटरी कार पॉइंट है जहां से आपको पिक एंड ड्रॉप अगर आप बैटरी से आते हैं तो मिलता है। भवन पर जैसे ही पहुंचते हैं तो आपको सबसे जो पहली बिल्डिंग आती है वो है पार्वती भवन और पार्वती भवन में आपको सामान रखने के लिए लॉकर से लेकर नहाने और सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे आपको देख सकते हैं ये काउंटर है, यहाँ से आपको टोकन मिलता है। टोकन लेकर आप लॉकर में अपना सामान जमा कर सकते हैं। भवन पे पहुंचने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या होती है लॉकर कहाँ मिलेगा, क्योंकि लॉकर की बहुत लंबी लाइनें होती है और नहाने के लिए अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो उचित व्यवस्था कहाँ पे मिले, ये सारी सुविधाएं आपको पार्वती भवन में मिल जाती है। ये है लॉकर के लिए टोकन और ये बैंड मिला है और इसके लिए हमें 100 रुपीज़ सिक्योरिटी जमा करना होता है, जो कि जब आप वापस करेंगे तो 100 रुपीज़ आपको सिक्योरिटी वापस मिल जाता है। और ये है यहाँ का काउंटर जहाँ से आपको ये बैंड मिलता है। तो काफ़ी अच्छी सुविधा ये देखने को मिल रही है इस बार। लॉकर की पर्ची लेने के बाद आपको वहीं से राइट हैंड साइड में होते हुए ऊपर की तरफ जाना है, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आपको लॉकर लगेज रूम मिलता है, सेकंड फ्लोर पे फीमेल बाथरूम और थर्ड फ्लोर पे आपको जेंट्स बाथरूम मिलता है। और यहाँ पर नहाने धोने फ्रेश होने की सारी सुविधाएं काफ़ी बड़े लेवल पे है। यहाँ पे जाकर आप फ्रेश होकर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लगेज रूम किस तरह से बने हुए हैं और आपको यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की क्या फैसिलिटी है। सो देख सकते हैं ये है थर्ड फ्लोर और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे वॉशरूम और यहाँ पे नहाने के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी है, यहाँ पर कितनी भी भीड़ होती है तो आपको वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। आप जल्दी से यहाँ पे नहा धोकर आप फ्रेश हो सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे फ्रेश होने के लिए आपको वॉशरूम बनाए गए हैं। देख सकते हैं काफ़ी सुविधा अच्छी बनी है, यहाँ पे काफ़ी साफ सुथरा भी है। सो इस तरह से आप यहाँ पे आप फ्रेश होकर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और ये है फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे लॉकर रूम बने हैं, यहाँ पे आप अपना सामान सुरक्षित जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपको 100 रुपीज़ की पर्ची लेनी होती है, साथ में आपको रिबन मिलता है जो आपके हाथ में लगाना होता है। और जब आप रिबन वापस करते हैं, अपना सामान वापस लेते हैं तो 100 रुपीज़ की जो पर्ची होती है वह जमा करने पर आपको 100 रुपीज़ वापस मिल जाता है। और इस तरह से आपको यहाँ पे चप्पल जूते रखने के भी स्टैंड भी बने हैं और जो आप जमा कर सकते हैं। पार्वती भवन के ठीक सामने ही श्राइन बोर्ड का प्रसाद काउंटर है। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और अब हम यहाँ से प्रसाद लेंगे और फिर चलेंगे हम माता रानी के दर्शन करने के। और फाइनली देख सकते हैं ये है माता रानी जगत जननी का खूबसूरत जगमगाता हुआ भवन और यहीं पे हम जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। सो चलते हैं। जय माता दी। पार्वती भवन के अलावा भी नहाने धोने व विश्राम करने के लिए फ्री डॉर्मेट्री सेवा दुर्गा भवन में मिल जाता है और यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल हैं और फ्री डॉर्मेट्री शाम के 7 बजे के बाद अवेलेबल होती हैं। और अब हम माता रानी जगत जननी के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे भैरव घाटी, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चलने के बाद आता है और यहाँ पे हम भैरव जी के दर्शन करेंगे तभी हमारी यात्रा सफल मानी जाती है। भवन से भैरव जी मंदिर 2 किलोमीटर पड़ता है और यह ट्रैकिंग काफ़ी ही कठिन होती है, जो कि काफ़ी खड़ी चढ़ाई होती है और लगभग आप 1 से 2 घंटे में यह ट्रैकिंग करके आप भैरव घाटी पहुंच जाते हैं भैरव जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर भैरव जी के दर्शन जल्दी ही मिल जाता है
क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली भीड़ कम होता है और भैरव जी के दर्शन करने के बाद ही हमारी यात्रा सफल मानी जाती है। और यहाँ पे आपको लंगर सेवा भी मिल जाता है, जो कि सुबह के 7 बजे से 3 बजे तक और शाम के 4 बजे से 12 बजे तक की सेवा अवेलेबल होता है। सो अगर इस समय आते हैं तो आप लंगर का सेवा भी ले सकते हैं। भवन से भैरव जी आने के लिए आपको घोड़े, खच्चर, पालकी सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। और इसके अलावा जो बेस्ट सुविधा होती है वो है रोपवे की। और रोपवे की सुविधा भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से भवन तक ही चलाई जाती है। और उसके लिए आपको ₹100 अप एंड डाउन का देना होता है। और यह सुविधा दिन में ही अवेलेबल होती है। मॉर्निंग में 7 बजे से इवनिंग में 7 बजे तक ये सेवा मिलती है, जो कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुक कर सकते हैं। भैरव जी से वापस जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिलते हैं। पहला आपको भवन के रास्ते से, जिस रास्ते से होकर आप आए होते हैं, और दूसरा रास्ता हाथीमत्ता, जो कि सांझछत रास्ते से होते हुए आप सीधे अर्धकुंवारी पे पहुँच जाते हैं। और वहाँ से फिर आप एक ही रास्ते से होते हुए कटरा के लिए नीचे जाते हैं। भैरव घाटी से अर्धकुँवारी माता मंदिर तक नीचे आने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आप काफ़ी थके होते हैं, बीच-बीच में विश्राम करना होता है। और अर्धकुँवारी मंदिर से 100 मीटर पहले ही आपको शीतला भवन मिलता है। यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल बना हो यात्री निवास, यहाँ पे आप रुक कर अगर आप चाहें तो विश्राम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अर्धकुँवारी पे आपको डॉर्मेट्री भी सेवा मिलती है, जिसे आपको ऑनलाइन बुक करके ही आना होता है, क्योंकि ये सेवा आपको ऑफ़लाइन मिलना मुश्किल होता है। सो देख सकते हैं, अब हम बिल्कुल सामने ही अर्धकुँवारी मंदिर पे आ गए हैं और यहाँ पे चल के देखेंगे कि हमें दर्शन मिल पाता है कि नहीं। वैसे तो दोस्तों, गर्भगृह के दर्शन लाइफ में सिर्फ़ एक ही बार किया जाता है और वो मैंने बहुत पहले ही कर लिया था। लेकिन हमारे ग्रुप के मेंबर्स जो पहली बार दर्शन करने आए थे, उनको कराना बहुत ज़रूरी था। सो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि अभी हमारा ग्रुप नंबर्स कहाँ तक पहुँचा है और कब तक हमें दर्शन मिल सकता है। दोस्तों, देख सकते हैं यह है हाथी मत्था रास्ता, जो कि साँझ छत होते हुए ऊपर के लिए जाता है। सो इस रास्ते को आप ट्रैकिंग के लिए अगर ऊपर जाना है तो अवॉइड ही करें। और दोस्तों, नीचे आकर मालूम चलता है कि हमारा नंबर तो अभी काफ़ी दूर था, शाम तक हमारा ग्रुप के हिसाब से नंबर आने वाला था। लेकिन पता चलता है कि यहाँ पे नंबर लगाए जा रहे थे और जिसके भी टोकन लगभग 5 थे, उन सबको बुला-बुला के दर्शन कराने के लिए यहाँ पे बोल रहे थे। सो हमने भी यहाँ पे बात करी और अपने ग्रुप के नंबर को यहाँ पे लाइन में हमने लगा दिया। और लगभग 2 से 3 घंटे में अर्धकुँवारी माता मंदिर के गर्भगृह के दर्शन सभी को हो गए। जय माता दी। और दोस्तों, देख सकते हैं यह है अर्धकुँवारी माता मंदिर का खूबसूरत सा मॉर्निंग का नज़ारा। दोस्तों, आप भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आप अपने ग्रुप नंबर पे डिपेंड ना रहें, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे लोग बहुत कम होते हैं, सो हर किसी को यहाँ पे दर्शन करने के लिए आसानी से अलाउ कर देते हैं। दोस्तों, अर्धकुँवारी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे नीचे कटरा की तरफ, क्योंकि मौसम काफ़ी बदल रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। सो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता जी। थैंक यू सो मच।